क्या आपके या किसी जानने वाले के घर में विरासत या जायदाद की तकसीम का कोई मसला चल रहा है? पाकिस्तान में विरासत हर घर की एक हकीकत है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि कानून के मुताबिक ये निज़ाम कैसे काम करता है, वारिस कौन होता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस में जायदाद किस तरह तकसीम होती है। इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इनहेरिटेंस का लॉ हर केस में एक जैसा अप्लाई नहीं होता। रिलीजियस माइनॉरिटीज़, शिया इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स और ओवरसीज़ प्रॉपर्टी जैसे सिनेरियोज में इसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ हो जाती है। तो सवाल ये है कि जब विरासत का कानून इतना वाज़ेह है, तो फिर इतनी कन्फ्यूजन और डिस्प्यूट्स क्यों पैदा होते हैं? दिस इज़ इकरा मंजूर और नो योर राइट्स के आज के एपिसोड में हम इनहेरिटेंस लॉ के बुनियादी उसूल, उसका मकसद और मुख्तलिफ सिचुएशंस में उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। और इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन हुसैन, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इनहेरिटेंस लॉ और इसके केसेस पर एक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा सर, आज हम इनहेरिटेंस पर बात कर रहे हैं चूँकि, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस, आप उसको आसान अल्फाज में कहें तो विरासत। हुँ, कोई भी शख्स जो फौत होगा, मतवफ़ी है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स किसको जाने हैं और किस रेशो से जाने हैं, जो आपको एक्चुअली सूरत निसा ने क्लियरली डिफाइंड कर दिया है। अब वो जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, उसकी वाइफ, बच्चों, भाई, जिस जिसके हक पे जाना है, तो वो जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली विरासत है। इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा। नंबर वन, शेयरर्स, ठीक है। जो, और सेकंड रेजिड्यूरी। हुँ, अब शेयरर्स में कौन फॉल करता है, ये एक असल इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको हर सूरत हिस्सा विरासत में मिलना ही मिलना है। ओके। और अगर शेयरर्स में प्रॉपर्टी एसेट्स डिवाइड होने के बाद कोई प्रॉपर्टी हुँ, स्टिल बच जाती है और तो वो रेजिड्यूरीज को मिलेगी। तो ठीक है। रेजिड्यूरीज वो का एक अलग पूरा चैप्टर है, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रेजिड्यूरीज में जो शख्स सबसे पहले उस टेबल में आएगा, उस रिमेनिंग सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। हुँ, 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 तो ये आसान अल्फाज में विरासत में प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रिंसिपल है, जो कुरान ने भी और इस हमारे लैंड लॉज में भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे लैंड लॉज में प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर कुरान होती है। उसमें कोई, आप अगर किसी के जहन में ये है कि हम चाहे लैंड लॉज डिफरेंट है और कुरान डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कुरान के मुताबिक जो अल्लाह ताला के बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं कि प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, वो सूरत निसा में क्लियरली बयान है, और उसी के मुताबिक हमारे लैंड लॉज हैं और उसी के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। होगी। यानी जो इनहेरिटेंस लॉ है वो गवर्न उसे कर रहा है इस्लामिक लॉ हमारा, और जो स्टेट लॉ है वो दोनों इसे गवर्न कर रहे हैं। बिल्कुल आई एग्जैक्टली से। जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये दोनों लॉज जो हैं ये गवर्न तो कर रहे हैं हमारे इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स और लॉज को, लेकिन ये दोनों इकट्ठे काम कैसे करते हैं व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटिंग लॉज? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। दोनों, ये लोगों की गलत फहमी है कि हुँ, शरिया लॉ डिफरेंट है और लैंड लॉज डिफरेंट है। ओके, एक ही कानून है। ठीक हमारी है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस मामले में बड़ी क्लियर जजमेंट्स और पर क्लियर फैसले हैं हुँ, कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो शरीयत के खिलाफ हो। और ठीक ये है, तो शरीयत का वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है कि बिल्कुल। आपकी विरासत कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है। हुँ, इन जो हमारा मोहम्मदन लॉ है, जिसको हम शरीयत लॉज कहते हैं, वो एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है, और जो कि एक्चुअली लैंड लॉ भी वही है और शरीयत लॉ भी वही है। ठीक है, और उसके तहत आपकी कोर्ट्स, आपके डिपार्टमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और विरासत का इंदराज करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन से कवानीन उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं। नो योर राइट्स का मकसद उन लोगों को अपने हुकूक और कवानीन को आसान जुबान में समझाना है। इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वॉइस पीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर पॉडकास्ट और गुफ्तगू से आगाह रहें। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि हमारे जो इस्लामिक लॉज़ हैं और उसके साथ-साथ स्टेट लॉज़ मिल के इनहेरिटेंस लॉ को गवर्न कर रहे हैं।
अच्छा, ये तो बात सर हमने कर ली कि पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं, जो इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, ये उनके लिए, बट इसी के साथ-साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस लॉ, तो जब किसी विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन है और वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में हो रही है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ काफ़ी रह रही हैं, तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? अच्छा, ये भी आपको मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जितने आपके डिफरेंट रिलीजियस हैं, उनके लिए अलग से कानून मौजूद है उनकी हुँ, विरासत का। ठीक है। क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन एक्ट अवेलेबल है पाकिस्तान में उनकी राइट, विरासत के हवाले से। ठीक है। सिक्स के हवाले से उनका एक्ट मौजूद है हुँ, और उसमें तमाम प्रोविजंस और डिटेल्स मौजूद हैं उनके रिलीजन के मुताबिक। ठीक है, और उनकी जो विरासत है, उनकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके मज़हब के मुताबिक होनी है। ठीक है। उसमें आपके इस्लामिक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर लेकिन किसी भी मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे होगी। ठीक अच्छा, है, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर कोई लड़की फ़र्ज़ करें अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम हो जाती है, ठीक है, तो ये याद रखें कि वो अपने फ़ादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकेगी। ठीक है। अब वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे आ गई और इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत मुस्लिम गर्ल नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, यानी उसका फिर अपने फ़ादर की प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक कोई नहीं होगा। ताल्लुक नहीं होगा। हुँ, अगर उसको प्रॉपर्टी कभी मिलेगी, अगर उसके हस्बैंड की डेथ उससे पहले होती है, तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर सकेगी, अपने फादर की या मदर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह हमारे यहाँ शियाज़ जो हैं, मैं वो भी कहीं पढ़ रही थी कि उनका जो इनहेरिटेंस लॉ है, वो भी उनके पर्सनल लॉ पे के साथ चलता है। उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है? ये भी थोड़ी-सी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। हुँ, शियाज़ में और सुन्नी सेक्ट में कोई मेजर डिफरेंस विरासत के हवाले से नहीं है। ठीक है। व्हाट इज़ द बिल्कुल नहीं है, डिफरेंस? ठीक है? थोड़ा-सा एक इख्तिलाफ़ राय है। हुँ, अगर हम बाय बुक्स पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि एग्ज़ैक्टली वही शेयर्स मिलेंगे जो हनफी सेक्टर के तहत आपको मिलेंगे। हुँ, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, तो उसमें डिफ़रेंस क्या है कि अगर एक शख़्स फ़ौत हो गया स शिया सेक्ट में राइट। और उसकी बेटियाँ हैं, हुँ, बेटा नहीं है, तो उसकी बेटियाँ सब प्रॉपर्टी ले जाएँगी। उनको ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी मिलेगी। हुँ, वो प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं होगी किसी को। ठीक उसके है। उसके भतीजों को या उसके भाई को नहीं जाएगी। राइट। हनफी सेक्ट में उस अगर कोई शख्स फ़ौत हुआ और उसकी बेटियाँ हैं, अगर हुँ, एक बेटी है, तो वो हाफ़ प्रॉपर्टी लेगी। अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो वो 2/3 पोर्शन लेंगी। ओके। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, वो रेज़िड्यूरी में के जो चैप्टर है, उसके तहत जो भी शख्स उसमें उनका दादा हुँ, है, उनका चाचा है, दादा है, ग्रैंडफ़ादर है, ट्रू ग्रैंडफ़ादर है, उनको मिलेगी और अगर उसके बाद अगर नहीं है, तो फिर आगे उस रेज़िड्यूरी के जो क्लॉज़ेज़ हैं, उसके तहत उन लोगों को हुँ। मिलेगी। ठीक है। अच्छा सर, इनहेरिटेंस हमने जैसे अभी बात की कि जो मुस्लिम्स हैं, चाहे शिया, सिख, सुन्नी, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके लिए इनहेरिटेंस लॉ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर्टी या विरासत को। मुझे ये बताइए कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है इनहेरिटेंस लॉ को व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक लॉ या स्टेट लॉ? आपके राइट्स हैं, हुँ, आपके एसेट्स हैं, आपके राइट्स हैं। आपको एक चीज़ आपके फ़ादर की तरफ से या मदर की तरफ से आपको चीज़ उनके हुँ, प्रॉपर्टी एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और उसके मुताबिक आपको मिलने हैं, ठीक है। जो कि आपकी एसेट्स हैं। हुँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए मुतय्यन कर दी हर चीज़, ठीक है। कुरान पाक में, सूरह निसा में हुँ, और आपके शेयर्स भी मुतय्यन कर दिए। अब लोगों का इख्तिलाफ़ राय है कि जी बेटे को 2 डबल क्यों मिलेगा और बेटी को आधा क्यों मिलेगा? ठीक है? असूलन तो जब कुरान पाक ने डिफ़ाइन कर दिया, तो हमें इस पर क्वेश्चन करना नहीं बनता था। लेकिन अगर हम उसको फिर भी लॉजिकली भी देखें, तो अब इसको ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने बेटे के ऊपर फ़राइज़ भी ज़्यादा लगा दिए। ठीक है? उसने अपने बच्चों को पालना है, अपनी बीवी को पालना है, अपने माँ-बाप को पालना है, टेक केयर करना है, सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। ऑन द अदर हैंड गर्ल ने के पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हुँ। क्योंकि इसी पे हुँ, उसकी हुँ। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके हस्बैंड ने पूरी करनी है। इसी पर मैं आ रही थी कि बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं जिस तरह आपने बताया कि
बेटी जो है उसका आधा हिस्सा क्यों है, उसको आप एक्सप्लेन करें। मैं भी ये जब मैं रिसर्च करी थी तो मैं पढ़ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं इस चीज़ की, जो सूरह निसा का आपने रेफरेंस दिया। तो ये कहा जाता है कि मेन आर द प्रोवाइडर्स, दे हैव टू प्रोवाइड, सो दैट्स वाई दे आर रिसीविंग अ फुल शेयर, वाइल डॉटर्स जो हैं, फीमेल मेंबर्स जो हैं, उनका जो शेयर है वो सिर्फ उनका है, दे फॉर देयर पर्सनल यूज़। ये प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि खातून की जब शादी हो जानी है तो उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके हस्बैंड की हैं। उसके हस्बैंड ने उसको तमाम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, घर से लेके बाहर तक की। तो उसको जो भी एसेट्स मिलने हैं वो उसकी सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी में बाकी चीज़ें नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड जब बेटा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सब कुछ है। उसकी अपनी बीवी, उसके बच्चे, इवन उसके पेरेंट्स हैं ओल्ड, तो उनका टेक केयर करना, ये सब चीज़ें करना की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द पे डाली हुई है, बेटे पे डाली हुई है कि आपने करना है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि उसको, जो हम अपनी तम सोच के मुताबिक जितना एक अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया और हम उसके मुताबिक जो सोचते हैं और हमें समझ आती है, अगरचे कि आप कुरान पाक पढ़ें तो आपको हर दफ़ा समझने पर चीज़ें और ज़्यादा वुसअत के साथ समझने में आती हैं कि ये अल्लाह ताला हमसे बहुत बेहतर जानता है, हमारा तो इल्म हो ही नहीं सकता उस तरह का। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली अपने कुरान पाक में चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर दी है हुँ, हुँ, इस हुँ। हवाले से। ठीक है। अच्छा सर, इसी के साथ मुझे बताइएगा कि जो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, इसमें बेटी, बेटा, बीवी, शौहर, माँ-बाप, इन सब में किस तरह डिवाइड होते हैं? जनरली क्या रिसीव करते हैं विरासत से? अच्छा, ये सब फ़ॉल करते हैं शेयर्स के टेबल पे। मैं आपको हुँ, शेयर्स का टेबल के मुताबिक इसकी डिटेल्स भी दे देता हूँ। ठीक है। जब हम शेयर्स का टेबल देखते हैं ना, तो उसके शेयर्स के टेबल में सबसे पहले वालिद आता है। वालिद ने टोटल, अगर किसी कोई बंदा मतवफ़ी फ़ौत हो गया जो शख़्स, और उसका वालिद ज़िंदा है, तो उसके वालिद ने 1/6 लेना है। इसी तरह अगर उसकी दादी ज़िंदा है, तो उसकी दादी ने भी 1/6 लेना है। ठीक है? अगर उसकी वालदा ज़िंदा है, तो वालदा ने भी 1/6 लेना है। तो ये वो लोग हैं जिनको हर सूरत शेयर मिलना ही मिलना है। ठीक है? आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी तरह से भी। फिर बेटी है, अगर उसका कोई भाई नहीं है, तो वो हाफ़ प्रॉपर्टी लेगी। और अगर 2 बहनें हैं, तो 2/3 लेंगी, अगर 2 से ज़्यादा हैं, तो भी 2/3 लेंगी। राइट। ठीक है? लेकिन अगर भाई मौजूद है, हुँ, तो फिर पे वालिद और वालदा का निकालने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी, हुँ, उसमें से वो डिवाइड ये शेयर लेंगे। ठीक है। वाइफ़ जो होगी उस शख़्स की, अगर औलाद है, तो 1/8 लेगी, अगर उसकी हुँ, औलाद नहीं है, तो 1/4 लेगी। ठीक है। ठीक है? इसी तरह अगर कोई शख़्स की बेटी या बेटा था और वो फ़ौत हो गया हुआ है पहले से, हुँ, तो इस पर हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो डिसीज़्ड सन है या डिसीज़्ड डॉटर है, वो अपने दादा की विरासत में हकदार नहीं है। ठीक है? यानी उसकी आगे अगर औलाद है। अगर हुँ, एक शख्स ज़िंदा है, उसका बेटा फ़ौत हो गया और हुँ, बेटे की आगे जो औलाद है, तो वो दादा की डेथ के बाद विरासत की हकदार नहीं नहीं है। है। ठीक है। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सेल हुआ था। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड कर दिया कि नहीं, वो हकदार है। अच्छा। ये एक अभी स्टिल मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस जो स्टे ऑर्डर हुआ उसमें साथ ये भी डायरेक्शन हो गई कि जो दादे की विरासत से पोता और पोती है, उनको विरासत में हिस्सा मिलेगा और मिल रहा है, हुँ, ठीक है, अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है। हुँ, और कितना शेयर मिल रहा है? उनको उतना ही मिलेगा जितना उनके वालिद को मिलना था, ठीक है। एग्जैक्टली वही। हुँ, अगर उनके फादर को हिस्से में 10 मरले आने थे, तो वो उसके बच्चों के हिस्से में भी वो 10 मरले ही आएंगे पूरे। उसमें ठीक से है। कोई सिंगल इंच भी कम नहीं हो सकता। हुँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर एक शख़्स है और उसकी शादी हुई और उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी सारी बेटियाँ हैं, कोई बेटा नहीं है। तो उसमें जो स्टेट है, प्रॉपर्टी है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी? और अगर कोई उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या उसकी बेटियों को मिलेगी? वो किस तरह डिवाइड होगी? अगर आप हनफी, चूँकि हमारे पाकिस्तान में प्रिजम्पशन यही है कि हम सब हनफी फ़िक्र तर्ज़ रखते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी की वजह से। तो अगर एक शख़्स फ़ौत हुआ और उसकी सिर्फ़ बेटियाँ हैं और उसकी बेवा ज़िंदा है। हुँ, अब आप सबसे पहले जब विरासत का तयन करेंगे, तो सबसे पहले जो उसका आप शजरा नसब बनाएँगे, मतवफ़ी का। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसके पेरेंट्स ज़िंदा हैं?
अगर ठीक है। पेरेंट्स ज़िंदा हैं दोनों, तो वो 1/6 लेंगे, हुँ, और अगर पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं, हुँ, तो फिर उनकी हद तक तो ख़त्म होगी बात। अब देखेंगे कि बेटियाँ, अब चूँकि अगर 1 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, 1 है तो वो अपने वालिद का हाफ़ लेगी। ठीक है। 1/8 पहले उसकी मिसेज़ लेंगी, बेवा लेगी, बिल्कुल, और रिमेनिंग ऑब्वियसली। प्रॉपर्टी का हाफ़ जो है वो उसकी बेटी ले जाएगी। हुँ, और अगर वो 1 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, तो वो 2/3 ले जाएँगी। अब जो रिमेनिंग 1/3 बचेगा, वो जो डिसीज़्ड है मुतवफ़्फ़ी, उसके भाइयों को वापस जाएगा। ठीक है। अगर उसके भाई की डेथ हो चुकी हुई है या भाई ऑलरेडी, नहीं है। भाई नहीं, हुँ, अगर फ़र्ज़ करें उसके भाई की डेथ हो चुकी है, तो स्किप उसके बचे। जो बेटे हुँ, हैं, यानी कि मुतवफ़्फ़ी के जो भतीजे हैं, हुँ, हुँ, भतीजों को मिलेगी, भतीजियों को नहीं मिलेगी। ठीक है। सिर्फ़ मेल को मिलेगी। हुँ, और अगर भतीजे भी नहीं हैं और भाई भी की भी ऑलरेडी डेथ हुई है, तो फिर उनके पीछे जो उनके दादा हैं, हुँ, ठीक है, उनके भाइयों को जाएगी। अच्छा। और अगर उनके भाइयों में आगे किसी की औलाद है, जो ज़िंदा है, हुँ, तो उनको मिलेगी, और सब जितने भी होंगे एक सर्टेन स लाइन में, हुँ, तो उन सबको इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 1/3 पोर्शन जो है। राइट। अच्छा, इसके साथ ही सर अगर कोई अ, ख़ातून है वो अपना शेयर लेने से पहले ही अपने फ़ादर से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो आगे औलाद है, चाहे बेटा है या बेटी है, उनमें किस तरह डिवाइड होती है? क्या होती है डिवाइड अकॉर्डिंग टू द लॉज़? ये मुझे बताइएगा। अच्छा, एक शख्स फ़ौत हो गया और उसके फ़ादर की डेथ उससे पहले की हुई हुई थी, हुँ, ठीक है? या बेटी फ़ौत हो गई हाँ। और उसने अपने फ़ादर जो कि उससे पहले की जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी विरासत के मुताबिक अपना शेयर नहीं लिया था। हुँ, तो जो अभी फ़ौत होने वाली ख़ातून है, उसकी औलाद अपना हिस्सा लेने का हकदार है, और वो उतना ही हिस्सा लेने की हकदार है जितना उनकी वालदा को मिलना था। लेकिन ठीक है। उसके लिए अब उनके लिए मुश्किल ये होगी कि उनको कोर्ट केस करना पड़ेगा, हुँ, अनलेस के अदर पार्टीज़ म्यूचुअली एग्रीड, हुँ, जो नॉर्मली हमारे कल्चर में नहीं है कि लोग एग्री नहीं करते। तो उनके लिए उनको सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा अपनी विरासत की हद का, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जिसमें उनको अपना पूरा शजरा बनाकर बताना पड़ेगा कि हम इसकी औलाद हैं, और ये एक्चुअल प्रॉपर्टी इस शख्स की थी, उसके इतने बच्चे थे, और उसके उन हुँ, बच्चों में एक ये मेरी वालदा थी जिसकी सो एंड सो डेट को डेथ हो गई, और इन मेरे नाना की पहले से डेथ हो चुकी है। हुँ, तो उनकी इस विरासत में मेरी वालदा के हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी आती थी हुँ, हुँ, जिसके हुँ, अब हम हकदार हैं, और ठीक है। ये शेयर्स लोगों को मिलते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, इट्स नॉट लेंथी, 1 से 1.5 साल में, लेकिन हुँ, ये केसेस डिसाइड होते हैं और लोगों को शेयर्स मिलते हैं। लोगों का ये जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो चुका है जी, सिविल लिटिगेशन बहुत लंबी हो गई है, चीज़ें हैं, हुँ, एग्रीड लंबी होती हैं, लेकिन सब केसेस लंबे नहीं होते। हुँ, चंद केसेस होते हैं जो थोड़े से मुश्किल या लंबे ऐसे होते हैं कि जिनको लंबा किया जाता है, लोग करते हैं, या कुछ लॉयर्स केसेस को प्रोलॉन्ग करते हैं, हुँ, लेकिन नॉर्मली ये केसेस 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसी के साथ अगर हम विरासत में बिज़नेस को देखें, अगर किसी का बिज़नेस है और किसी पेरेंट का बिज़नेस है, तो वो अपने बच्चों में किस तरह डिवाइड होता है? अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है अनरजिस्टर्ड बिज़नेस, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, बिल्कुल। कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपने हुँ, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं डिक्लेयर की हुई, हुँ, कोई चीज़ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर क्रिएट नहीं है, ठीक है? वहाँ आपको बहुत मुश्किल पेश आती है, साबित करने में कि ये बिज़नेस मेरे फ़ादर का था, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? वहाँ ये वो लिटिगेशन है जो लंबी चलती है और मुश्किल से साबित होती है, हुँ, हुँ, क्योंकि एक भाई फ़ादर के साथ काम कर रहा होता है और वो सब चीज़ें पे कब्ज़ा कर लेता है, और वो कहता है कि तो बिज़नेस ही मेरा था, बिल्कुल। मैंने एस्टेब्लिश किया, और हुँ, वहाँ आपके लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं होती ठीक है। फ़ादर के नाम पे, हुँ, ठीक है? वहाँ आपको लिटिगेशन लड़नी पड़ती है और आपको प्रूव करना पड़ता है, अगरचे कि ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप अच्छे प्रूफ्स के साथ काम हुँ, करें तो यकीनन वो भी इस्लामिक इनहेरिटेंस के मुताबिक आपको मिलती है। ठीक है। सेकंड है जिसमें कंपैरेटिवली हमें आसान नहीं होती है, कि अगर फादर ने कोई प्रॉपर फर्म बनाई हुई थी या व्हिच इज़ कंपनी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड की हुई थी, हुँ, तो वहाँ शेयर्स डिटरमाइंड होते हैं। हुँ, उसमें लिखा होता है कि फादर सोल प्रोप्राइटर था, हुँ, या कंपनी थी तो कितने शेयर्स के मालिक थे। तो जितने परसेंट शेयर्स के मालिक थे, जितने उनके एसेट्स बनते हैं, वो एसेट्स एक्चुअली उनके लीगल हेयर्स में एज़ पर लॉ डिवाइड होने हैं।
और वो सबको मिलने हैं, किसी एक को नहीं मिल सकते। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि अगर कोई एक लड़का है, बेटा है, वो अपने वालिदैन के गुजर जाने के बाद, अपने वालिद के गुजर जाने के बाद बिजनेस को सारा उसने रन किया, संभाल लिया, तो क्या ये जो है जो दूसरे लीगल एयर्स हैं, दूसरी औलाद जो है, बेटे हैं या बेटियां हैं, उनके राइट को किसी तरह इफ़ेक्ट करती है ये चीज़? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम्म। अनलेस कि जो चलाने वाला है वो बेईमान हो जाए और आपको शेयर आपका देने से इनकारी हो जाए, हम्म। अदरवाइज़ तो कानून लीगल पर्सपेक्टिव में वो कहीं से भी इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है। आप जब चाहें और जिस वक़्त चाहें अपने उस बिज़नेस के रेंडिशन का सूट फ़ाइल कर लें। हम्म। अपने एसेट्स की डिटर्मिनेशन के लिए आप कोर्ट में चले जाएँ और आप अपना डिमांड करें और वो डिमांड के मुताबिक आपको जो आपका शेयर बनेगा कोर्ट आपको लेके देगी और लेके दे रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह सर एग्रीकल्चरल लैंड पे हमने बड़े डिस्प्यूट्स देखे, आज तक होते हैं प्रॉपर्टी पे। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या इसे हमारा जो लॉ है इनहेरिटेंस का, वो डिफरेंटली इसे ट्रीट करता है, या इसका भी सेम है जैसे बाकी प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, गोल्ड की है, मनी की है, या घर की है? कोई डिफ़रेंस नहीं है। एब्सोल्युटली नो डिफ़रेंस। मुतवफ़्फ़ी के जितने एसेट्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो अर्बन लैंड है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। इट्स हाइली अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो रिसेंट या पास्ट जितने कस्टम्स हैं, मैं खुद सरगोदा से बिलॉन्ग करता हूँ एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से। हम लोग जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स हैं, उनका एक माइंड सेटअप क्रिएट हो गया हुआ था कि जी बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड ये प्रॉपर्टीज़ नहीं देनी। उनको आपने शादी कर दी, सामान जहेज़ दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। हुँ। कानून और शरअ में ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है। कि अगर आपने बेटी की शादी करके उसको जहेज़ दे दिया तो उसको उसका शरई हिस्सा नहीं मिलेगा, नहीं हुँ। मिलना है। कल भी मिलना था और आज भी मिलना है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है यानी कानून को। एग्रीकल्चरल लैंड हो या बिज़नेस हो और एनीथिंग, वो विरासत में बेटी को भी मिलेगी, बेटे को भी मिलेगी। बिल्कुल एज़ पर डिटरमिन्ड शेयर्स मिलनी ही मिलनी है। हुँ। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप बिल्कुल किसी तरह से महरूम करने का हक नहीं रखते। अभी जो रीसेंट जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हुँ। उसमें उन्होंने एक हम बड़ा एक ट्रिकी खेल खेलते थे हम लोग, स्पेशली हम एग्रीकल्चरल लैंड्स के हवाले से लोग, हुँ। कि जब किसी शख्स की वफ़ात हुई, तो हमने उस वक़्त अपनी बहन को, अपनी बेटी को इमोशनल करके हुँ। जो उसका शेयर आता था इमीडिएटली ट्रांसफ़र करवा लिया। हुँ। उनसे लिखवा लिया, उनसे बात कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि आप किसी भी फीमेल से जो लीगल हेयर है, सरेंडर डायरेक्ट सरेंडर प्रॉपर्टी नहीं करवा सकते। हम ठीक है। उसके नाम प्रॉपर्टी लगने से पहले ही उसे सरेंडर डीड बनवा कर सिग्नेचर्स कर लेते थे कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाइयों को दे दे। हुँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले जिसका लीगल हेयर है, आपने उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद। वो हुँ। ट्रांसफ़र हो जाएगी, हुँ, हुँ, हुँ। उसके नाम लगेगी, उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी अगर वो किसी को देना चाहे तो दे। मैंने तो मैं इससे अगर आप पूछें तो मैं समझता हूँ इसमें मज़ीद थोड़ी-सी हुँ। बेहतरी होनी चाहिए। आप हमें रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि एट लीस्ट 1 साल वो खातून कम से कम दैट्स द हुँ। मिनिमम प्राइस, वो अपने किसी भी भाई-बहन को प्रॉपर्टी सरेंडर नहीं कर सकती। हुँ। एब्सोल्युटली। ताकि हुँ। 1 साल इज़ इनफ पीरियड टू डिसाइड। अगर वो हुँ। देना चाहे 1 साल बाद तो बेशक दे दे, लेकिन 1 साल से पहले वो प्रॉपर्टी किसी बहन-भाई को सरेंडर नहीं कर सकते। हुँ। क्योंकि हम इमोशनली ब्लैकमेल करके उस वक़्त उस फ़ेज़ में उनसे वो प्रॉपर्टीज़ इमीडिएटली ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, हुँ। जो गलत है। हुँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसी के साथ अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाए या अडॉप्शन का कोई केस हो, उसमें इनहेरिटेंस लॉ किस तरह अप्लाई होता है? उसमें क्या एप्लीकेशन है? इस्लाम में और हमारे लैंड लॉज़ में अडॉप्शन का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अडॉप्टेड सन अब जिसने अडॉप्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का इख्तियार नहीं रखता। इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि आपने किसी भी शख्स को अगर अडॉप्ट किया है तो उसकी वल्दियत में आप अपना नाम नहीं लिख सकते। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि जिस का वल्दियत है उसकी वल्दियत में उसी शख्स का नाम लिखेगा जाएगा जिसका वो बेटा है, हुँ। और वो उसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा इन फ्यूचर। ठीक आपकी है। प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। हुँ। अगर आपने कोई सन अडॉप्ट किया है
और आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो आपने उसको गिफ्ट करना है। हुँ, आपने उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, अपनी ज़िंदगी में करनी है। ठीक है, आपकी डेथ के बाद नहीं आपका होगी। अडॉप्टेड सन आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। हुँ, ठीक है। और अगर सर अडॉप्टेड हो कोई बच्चा, जैसे लीगल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट किया गया है और उस पे अपनी वल्दियत का नाम भी उसे दिया गया है, उसकी सर्टिफ़िकेट्स पे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जितनी भी लीगल है, तो उस सूरत-ए-हाल में क्या होगा? अच्छा, ये भी क्लैरिफ़ाई कर लें कि अगर आपने लीगल प्रोसेस के तहत बच्चा अडॉप्ट भी किया है, हुँ, तो तब भी आप उसकी वल्दियत पे अपना नाम नहीं लिख सकते। अच्छा। तब भी उसकी वल्दियत में उसके फ़ादर का नाम लिखा जाना है। हुँ, ठीक है। आपने अडॉप्ट ज़रूर कर लिया हुँ, हुँ, थ्रू हुँ, लीगल प्रोसेस और सब कुछ कर लिया, तो लेकिन उसकी वल्दियत नहीं तब्दील की जा सकती। ठीक है। तो जब वल्दियत तब्दील नहीं हो सकती, तो उस अडॉप्टेड सन को विरासत नहीं मिलनी। हुँ, हुँ, हुँ। राइट। तो इसका बेहतर हल ये है कि अगर आप अपने अडॉप्टेड बच्चे को देना चाहते हैं, तो देना अपनी ज़िंदगी में अपनी उसे ज़िंदगी में उसके नाम आप हुँ, एसेट्स ट्रांसफ़र कर दें। हुँ। आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी विरासत होनी है, आपकी चॉइस नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इनहेरिटेंस लॉ तब कैसे अप्लाई होता है जब एक शख्स जो है वो किसी फ़ॉरेन कंट्री में रह रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी कुछ पाकिस्तान में हो, कुछ किसी फ़ॉरेन कंट्री में हो, तो तब किस तरह लॉज़ अप्लाई होंगे? स्पेशली जो बाहर प्रॉपर्टी है वहाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर करने की है। जब मैं जैसे इंग्लैंड में काम करता रहा, तो मुझे उनकी हद तक आइडिया है। जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में तो डिवाइड होनी है, वो एज़ पर इनहेरिटेंस होनी है, इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत। लेकिन जो प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, वहाँ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो सकता, अनलेस एवरीबॉडी इज़ एग्रीड। ऑल लीगल हेयर्स आर एग्रीड, तो आपको वहाँ फॉर्मली इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा और उसके मुताबिक इनहेरिटेंस हो जाएगी। और अगर आप उस पे एग्रीड नहीं हैं, कोई एक भी कोई लीगल एक हेयर। भी एग्रीड नहीं हुँ, है, तो फिर उनके लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी एसेट्स डिवाइड होंगे। और हुँ। वहाँ पर एज़ पर इंग्लैंड लॉ जो है, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल शेयर्स मिलना है। हुँ, हुँ, हुँ। वो इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उन वो ठीक है। अपने लैंड लॉज़ के मुताबिक प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसी के तहत उनकी मिलनी है। हुँ, राइट। अच्छा सर, इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि विल जो है, जिसे हम वसीयत कहते हैं, उसे थोड़ा-सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें, व्हाट इज़ इट? सेकंडली, जो स्टेट प्लानिंग है, वो क्या होती है? अगर इन दोनों चीज़ों को आप मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, विल वसीयत का एक बारे में आप लोगों की एक और गलत सी राय है कि विल से बेसिकली आप किसी वारिस को महरूम उसके एसेट से महरूम कर देते हैं। हुँ, ये राय भी बिल्कुल गलत है। एक शख्स जो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का इख्तियार रखता है। ठीक है। विल के तहत आप अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन किसी को भी दे सकते हैं, वसीयत हुँ, में दे सकते हैं। ये वसीयत जब आप करते हैं, तो उस वसीयत को आपने रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। अनरजिस्टर्ड वसीयत को अमल दरामद नहीं हो सकता, अनलेस कि तमाम लीगल हेयर्स उस पर कंसेंट दे दें। अगर कंसेंट ना दें, तो अनरजिस्टर्ड वसीयत पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि चूंकि आप उसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में जब चाहें उस विल को कैंसिल भी करने का अख्तियार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को वसीयत में किसी को प्रॉपर्टी लिख के दे दी और बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं अगर कोई वसीयत करता हूँ, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उस वसीयत को कैंसिल करने का अख्तियार भी रखता हूँ और उसको चेंज करने का अख्तियार भी रखता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन सिर्फ वसीयत कर सकता हूँ, हुँ, किसी को भी। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लीगल हेयर्स हों, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं किसी थर्ड पार्टी को भी कर सकता हूँ, किसी ऐसे को भी कर सकता हूँ, किसी ट्रस्ट को भी कर सकता हूँ। हुँ। आर देयर सर्टेन लिमिटेशंस कि कितना शेयर आप दे सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, अपने लीगल शेयर्स के अलावा? 1/3 हुँ। आप अपने टोटल एसेट्स का 1/3 दे सकते हैं, 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, हुँ, हुँ, किसी भी हुँ। सूरत में नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर वो रजिस्टर्ड भी हो जाए और वो आपके टोटल एसेट्स का 1/3 से ज़्यादा हो, तो वो नल एंड वॉइड है। उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, पॉसिबल ही ठीक नहीं है। है। और सर, अपनी विल में आप अगर ज़िंदा हैं, ठीक है, तो आप अपनी औलाद को जो लॉज़ के अकॉर्डिंग कितना शेयर दे सकते हैं? क्या ज़्यादा दे सकते हैं? क्या एक ही बच्चे को आप अपनी सारी जायदाद दे सकते हैं, बाकियों को ना दें? नहीं, नहीं, विल में तो आप 1/3 से ज़्यादा दे ही नहीं दे सकते, ही नहीं दे ही नहीं सकते। सकते। हुँ, अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आपके 3 बच्चे हैं और आप तीनों में से किसी एक बच्चे को 1/3 वसीयत के तहत दे देते हैं। हुँ। अब जो बाकी 2/3 बचेगा, तो क्या
उसको विरासत में से जिसको पहले दे दिया गया मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, दैट्स अ तो गुड ये क्वेश्चन। एक है, उसको बिल्कुल मिलेगा। हुँ, उसको बतौर विरासत बाकी 2/3 पोर्शन में से भी 1/3 पोर्शन मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो 3 भाई हैं तो तीनों में इक्वली डिवाइड होना है। हुँ, तो वो 1/3 तो वो पहले ले चुका है और रिमेनिंग का भी 1/3 वो लेगा बतौर बिल्कुल वारिस। ठीक है। हुँ, तो उसको उसकी इस वजह से विरासत से महरूम नहीं किया जा हुँ, सकता कि आपको वसीयत में रकबा मिल गया था पहले ऑलरेडी, लिहाजा अब आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं होगा। तो विरासत में जो इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत जो रकबा आपको आना है वो तो आपको आना ही आना है। जो पहले दिया गया है वो फादर ने अपनी ख्वाहिश से और खुशी से दिया हुआ है। उस तो वो उसकी वजह से आपको विरासत माइनस नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सारी चीज़ को। अगर इस चीज़ को मैं समराइज़ करूँ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं इनहेरिटेंस लॉ की हवाले से हमारी सोसाइटी में। अगर आप चंद एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, मिसकंसेप्शंस जो हैं, वो क्लियर कर सकें, या आपके सामने जो केसेस आते हैं और उनमें आप देखते हैं कि लोगों को ये चीज़ नहीं पता, तो वो क्या हैं चंद एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और अगर आप वो क्लियर करना चाहें? बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1, हमने कभी भी विरासत को समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है? लोगों को अपने राइट्स और अपनी चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ना हमारे बच्चों के सिलेबस में विरासत को शामिल किया जाना चाहिए। और वो शामिल ऐसे नहीं किया जाना चाहिए कि मुझे क्लास 5 में या 7 में एक दफ़ा एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है। मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो कि एक्सेप्टेबल हो किसी के लिए कि नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको मैट्रिक तक एटलीस्ट 3 साल लगातार विरासत का चैप्टर पढ़ाना चाहिए। 1 साल आप पढ़ाएँ, सेकंड ईयर उसको मज़ीद इम्प्रूव करें, फर्दर डिटेल्स दें और थर्ड ईयर फिर उसको फुल डिटेल्स दें। आप तमाम बेटे-बेटियों को उनके राइट्स के बारे में आगाह करें कि आपके विरासत के ये प्रिंसिपल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आपका हक है, हुँ। जो आपको मिलना है और आपको लेना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे यहाँ सबसे पहले लोगों को, हमारे स्पेशली ख़वातीन को, अपने हक के बारे में इल्म ही नहीं है। हुँ, फिर उनकी मोहब्बत जाग उठती है भाई के बारे में, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती हैं, फैमिली प्रेशर्स के नीचे आ जाती हैं। हुँ, तो ये सब चीज़ें आपको उनको स्कूल लाइफ में बता देनी चाहिए। बच्चों को भी और बच्चियों को भी हुँ, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम जितने केसेस में कर रहा हूँ, उसमें से 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन को उनके हक से महरूम किया गया। और फैमिली प्रेशर्स, हुँ, अनअवेयर होने की वजह से, नौख़्वानदा होने की वजह से, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, ज़मीनें कीमती हैं, भाई-बहनों को एक मरला भी नहीं देते। हुँ, उनके तमाम के तमाम शेयर्स वो अपने नाम इमीडिएट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और वो बहनें मजबूर के समझ लें, प्यार में समझ लें, प्रेशर में समझ लें, वो प्रॉपर्टीज़ अपने भाइयों के नाम ट्रांसफ़र, इवन मदर्स इस मामले में अपनी बेटियों के हक में नहीं होती हैं। इसकी वजह क्या है? स अनफॉर्च्यूनेट हमारे लास्ट प्रेसिडेंट्स पिछले 50 साल, 100 साल के, कि हमारे पिछले जो 100 साल में हमने कभी भी बेटियों को शेयर्स तो दिए ही नहीं। अगर आप प्री पार्टीशंस आप कस्टम्स देखें, तो वो कस्टम्स ऐसे हैं कि उसमें ख़वातीन को तो शेयर्स मिल ही नहीं रहा। मसलन अगर आप दीवानों का कस्टम देखें प्री पार्टीशन, तो उनका जो पहला बेटा होता था, सारी प्रॉपर्टी उसको मिलती थी। रेस्ट ऑफ द तमाम लोग एक्सक्लूड हो जाते थे। इसी तरह आप राजपूतों में कुछ सेक्ट्स हैं, खोखर्स हैं, डिफरेंट्स हैं, तो उनको देखें, तो वो सिर्फ़ मेल मेंबर्स को प्रॉपर्टीज़ मिलती थी, फीमेल्स को नहीं मिलती थी। कुछ जगहों पे कस्टम्स ऐसे भी हैं कि एक शख्स का बेटा नहीं है, बेटियाँ हैं, ठीक है? तो उसकी डेथ हो गई, 2 या 3 बेटी हैं। अब जिनकी शादी हुई हुई है, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। जो अनमैरिड बेटी है, उसको प्रॉपर्टी मिल जाती थी। तो ये सारे कस्टम्स थे हुँ, और इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो हो रहा था। तो हम उस कस्टम्स को अगरचे के पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में फर्स्ट एक्ट आया, फिर 1962 में एक्ट आया, हुँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कस्टम्स अब फर्दर एप्लीकेबल नहीं है। अब जितनी प्रॉपर्टीज़ की जो भी है विरासत होनी है वो अपर इस्लामिक लॉ होगी। अब हम हुँ, उस कस्टम्स को नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न दी, जिस पे भी ख़ैर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में दोनों साइड के व्यूज़ हैं कि जो कस्टम्स के तहत
बिफोर पार्टीशन प्रॉपर्टीज़ डिवाइड हुई हुई हैं, वो दुरुस्त हैं, और हुँ, कुछ जजेस के ओपिनियंस हैं कि नहीं, अब जब आप मुसलमान हैं तो फिर शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए थी। बिल्कुल तो ठीक है। वो, लेकिन जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि जो अगर कोई प्रॉपर्टी 1920 में या 40 में एक तक़सीम हो गई, उस वक़्त से लेके आज तक किसी ने उस प्रॉपर्टी पर किया ही नहीं, तो दिस इज़ पास्ट एंड क्लोज़ ट्रांज़ैक्शन। आपका जब एक्ट आया पाकिस्तान बनने के बाद, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोस्पेक्टिव होगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। तो वो दोनों साइड के ओपिनियंस हैं। कुछ जजेस उन पुराने इंतकालात को कैंसल कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये पास्ट एंड क्लोज़ ट्रांज़ैक्शन होगी, आप इसको नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर माय प्लेज़र। फॉर एक्सप्लेनिंग द लॉज़, और हमें बताया आपने कि इनहेरिटेंस लॉज़ क्या हैं, विरासत क्या है बेसिकली, और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में इनहेरिटेंस का एक ही लॉ किस तरह एप्लीकेबल हो सकता है, और डिफरेंट जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, सेक्ट्स हैं हमारे, और किस तरह इनहेरिटेंस लॉ उनके पर्सनल लॉ पर चला जाता है जब वहाँ पर विरासत की तकसीम हो। सो थैंक यू वेरी मच। हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन है, ताकि उन्हें भी पता हो कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, जिसकी बेस पर वो भी अपना राइट आगे जाके क्लेम कर सकें। वेरी थैंक काइंड यू ऑफ वेरी यू। मच। थैंक यू वेरी मच।